प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से और अपने कंसेप्ट को और अच्छे क्लियर करने की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन या मूत्र सांद्रण की प्रतिधारा प्रक्रिया विधि। शब्द से ही स्पष्ट है, इसके द्वारा मूत्र निर्माण के दौरान मूत्र को सांद्रित किया जाता है। और आपको ये भी मालूम है कि जिन जंतुओं का सामान्य आवास मरुस्थलीय होता है, या यूं कहें कि जिन जंतुओं को पानी की कमी होती है, उनके अंदर, विशेषकर मैं यहाँ पर मैमल्स की बात कर रहा हूँ, उनके संदर्भ में ही यहाँ पे बात होगी। उनके अंदर क्या प्रक्रिया है, रेगिस्तानी मरुस्थलीय इलाके के अंदर रहने वाले स्तनधारियों के अंदर क्या तरीका है कि मूत्र के अंदर पानी का जो वेस्टेज है कम से कम किया जाए और अधिक से अधिक सांद्रित मूत्र को बिना किसी नुकसान के शरीर से बाहर निकाला जाए। तो ये है आज का मेरा टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन एंड मूत्र सांद्रण की प्रतिधारा प्रक्रिया विधि। देखिए, सबसे पहली बात है, काउंटर करंट मैकेनिज्म मैमल्स से रिलेटेड है, स्तनधारियों में सांद्रित मूत्र का उत्पादन करने की क्षमता से जुड़ी हुई है। अब बात आती है स्तनधारियों से अंदर ऐसा क्या खासियत है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे नेफ्रॉन, आप मैं पहले के टॉपिक्स में सारा बता चुका हूं कि किडनी के अंदर, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। और नेफ्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन, वल्कुटीय नेफ्रॉन, और दूसरे होते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। तो दूसरे प्रकार के जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जिनके अंदर हेनले का जो लूप है बहुत ही लंबा होता है, साथ ही साथ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की जगह वहां पर मैंने पहले पढ़ाया हुआ आपको वासा रेक्टा पाई जाती है। उनके अंदर आपको मैंने बताया था कि ये जो हेनले लूप है, उसके चारों ओर एक और पैरेलल रक्त ब्लड वेसल्स होती है जो उल्टी दिशा में होती हैं और उनके बीच में कनेक्शन होते हैं। तो इस तरह से वासा रेक्टा होती है, जबकि नॉर्मल कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन की हेनली लूप छोटे होते हैं और यहाँ पे जिग जैग एनास्टोमोसिस यानी रक्त केशिकाएं, जो नलिकाएं होती हैं, वह एक गुच्छा होती है, व्यवस्थित नहीं होती है। तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, प्योरली आप कहें तो यह किसकी खासियत है, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन की। ध्यान दें, काउंटर करंट मैकेनिज्म स्तनधारियों में जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के लंबे हेनले लूप से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। और यही कारण है कि जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन इसी प्रक्रिया के कारण अधिक से अधिक मूत्र को सांद्रित करने में मदद करते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया है, हेनले का लूप, पाश और वासा रेक्टा इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और चूंकि वासा रेक्टा जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन की विशेषता है, इसलिए ये प्रक्रिया केवल और केवल जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन से संबंधित है। अब बात आती है कि ये काउंटर करंट क्यों है, प्रतिधारा क्यों कहलाती है, ये शब्द क्यों दिया गया है नेफ्रॉन के अंदर। जक्स्टाग्लोमेरुलर ही नेफ्रॉन, मैं जब भी नेफ्रॉन बोलूं तो उसका मतलब यही समझे, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। तो उसके संदर्भ में ये काउंटर करंट शब्द क्यों लिखे, ये काउंटर करंट है क्यों, इसका शब्द ये है, आप देख सकते हैं। मैं टेक्स्ट से पहले डायग्राम से ही बता देता हूं। देखिए, ये यहाँ पर इसका जक्स्टाग्लोमेरुलर है, सॉरी नेफ्रॉन है, उसकी ये हेनले लूप है बीच में, और इसके चारों तरफ ये आप देख सकते हैं, हेनले लूप में एक तरफ से आर्म से जो फिल्ट्रेट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो प्रोसेस होते हुए एक बार नीचे जा रहा है तो दूसरी भुजा में विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी दोनों आर्म्स में डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के काउंटर विपरीत है। तो एक तो ये कारण है। हेनले के पास के दो अंगों गलत लिखिए, यहाँ पे भुजाओं में फिल्ट्रेट का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है।
इस प्रकार ये काउंटर करंट, एक तो ये काउंटर मतलब विपरीत दिशा में। दूसरा, ये जो वासा रेक्टा है कैपिलरी, यहाँ मैंने इस यहाँ बनानी थी इस तरह, उसकी जगह मैंने यहाँ साइड में बनाई है समझने की दृष्टि से। इसमें जो फ्लो था वो तो इस दिशा में, परंतु इसके चारों ओर जो वासा रेक्टा इस दिशा में होती है, उसके अंदर रक्त का प्रवाह बिल्कुल अपोजिट है। यानी जहां हेनले लूप के अंदर इस तरफ अवरोही भुजा में फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, तो इसकी चारों तरफ की वासा रेक्टा में इस तरफ जो है वह रक्त प्रवाह को वासा रेक्टा कैसे ले जाएगी ऊपर, और यहाँ पर एसेंडिंग लिम्ब में ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ पे रक्त प्रवाह नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो कुल मिला के आप समझ गए कि वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में भी रक्त का प्रवाह काउंटर करंट होता है। पहली बात तो इस आर्म में भी रक्त एक बार नीचे जा रहा है, दूसरी बार ऊपर जा रहा है, और ये खुद हेनले लूप के भी उल्टे हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए बात। वासा रेक्टा हो चाहे हेनले लूप, दोनों की भुजाओं में एक दूसरे के अपोजिट फिल्ट्रेट का प्रवाह कह दो चाहे रक्त का प्रवाह, दोनों भुजाओं में एक दूसरे के अपोजिट होता है। साथ ही साथ वासा रेक्टा के अंदर जो रक्त का प्रवाह है उसकी दिशा अल्ट्रा फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल में जा रहा है, उससे भी विपरीत दिशा में संचित होता है। ये सब विपरीत दिशा में जाते हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आप देख सकते हैं। और एक और बात है, यहाँ पर हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी होती है, बहुत ज्यादा निकट होते हैं। ये यहाँ पे अलग भले ही बनाया है, परंतु ये वाली आर्म जो है इस आर्म के अवरोही भुजा के बिल्कुल पास में होती है, संलग्न, ज्यादा दूर नहीं होती, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता है, बहुत कम उत्तक होता है इसका रीजन का, मेडुला रीजन का, यानी इनकी प्रॉक्सिमिटी होती है। इस प्रॉक्सिमिटी का, इस नजदीकी का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। तो अब आप समझ गए होंगे काउंटर करंट शब्द क्यों दिया गया है। प्रवाह विपरीत दिशा में होना, अल्ट्राफिल्ट्रेट का हो चाहे ब्लड का, चाहे वासा रेक्टा को अलग से ले तो भी उसमें दोनों भुजाओं में अलग अलग प्रवाह दिशा में है, चाहे हेनले लूप की भुजा के उसमें भी अल्ट्राफिल्ट्रेट जो है अवरोही भुजा में नीचे आ रहा है तो आरोही भुजा में विपरीत जा रहा है। इसके अलावा वासा रेक्टा के अंदर रक्त के प्रवाह की दिशा अल्ट्रा फिल्ट्रेट के प्रवाह की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है, इसीलिए काउंटर विपरीत प्रतिरोधी प्रवाह, या इसको एक ही शब्द कह दिया प्रतिधारा प्रवाह या प्रतिधारा, इस शब्द से आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए मैं समझता हूं। आगे चलें अपन। अब बात आती है काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा प्रवाह या प्रतिधारा प्रक्रिया जो है उसको समझने के लिए दो चरण है। पहली प्रक्रिया तो है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हिंदी में आप जानते हैं गुणा, गुणन करना, गुणन क्या इसका भी बताऊंगा। और दूसरी प्रक्रिया जो है काउंटर करंट एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब विपरीत धारा प्रवाह जो हो रहा है उस दौरान एक्सचेंज, अदला बदली करना, किसके बीच में अदला बदली, इसका भी बताएंगे। ये दोनों बिंदु जो है प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, सिर्फ हम पढ़ने की दृष्टि से अलग अलग इनको समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक चरण होगा फिर दूसरा, ये दोनों चरण साथ साथ चलते रहते हैं, समझने के लिए हमने इनको अलग अलग लिया है। तो पहले बिंदु में आता है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रतिधारा के दौरान गुणन, मल्टीप्लिकेशन किस चीज का, मेड्यूला के अंतराकाशीय द्रव। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ये जो मेड्यूला है इसके अंदर आप सांद्रता देख सकते हैं, कैसे है सांद्रता, यहाँ पे देखो ये कॉर्टेक्स रीजन में 300 है, और जैसे जैसे मेडुला में जाएंगे गहराई में, यहाँ पे 600 हो गई, फिर 900 हो गई, और इनर मोस्ट मेडुला के अंदर जाते हुए ये कितनी होगी 1200। तो इस प्रकार 300 से लेके 1200 तक की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लाई करना, ये कहलाता है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। यानी जो प्रक्रिया है फर्स्ट प्रक्रिया द्वारा इस मेडुला रीजन के अंदर अंतराकाशीय या इंटरस्टिशियल टिश्यू के या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसको कहते हैं,
कि मेडुला के ऊतकों के बीच में जो द्रव पाया जाता है, जिसके अंदर साल्ट पानी घुले होते हैं, जिसके कारण इस रीजन का परासरणीय दाब होता है, वह दाब कितना है? 1200। जैसे जैसे बाहर जाएंगे कॉर्टेक्स की तरफ कम होता है। इसको बढ़ाना यानी ये ग्रेडियंट बनाना 300 से 1200 यानी 3 4 जा 12 यानी 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, ग्रेडियंट बनाना, ये काम होता है इस प्रक्रिया में। कौन सी प्रक्रिया में? पहली प्रक्रिया काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन, गुणन। गुणन मतलब इसके ग्रेडियंट को ज्यादा करना, ठीक है। और ऑस्मोटिक जो डेंसिटी है, ग्रेडियंट है, इसको 4 गुना तक बनाए रखना। ये ग्रेडियंट यानी प्रोग्रेसिवली बढ़ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मेडुला के अंतराकाशी या मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यानी लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ ऑस्मोटिक प्रवणता बनाना, ठीक है। दूसरा बिंदु शब्द से स्पष्ट है, प्रतिधारा, ये तो क्लियर है, काउंटर करंट एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या? देखिए, जब इसमें से साल्ट निकाले जाएंगे, किसमें से? अल्ट्रा फिल्ट्रेट में से, तो सारे के सारे साल्ट यहाँ पे इनर मेडुला के अंदर इकट्ठे नहीं होते रहेंगे। ये कहीं न कहीं रक्त में या वापस इस कैपिलरी ट्यूब में आदान प्रदान होता है, और ये आदान प्रदान इस तरह से होता है कि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है लगातार बना हुआ रहे, और इसके साथ साथ यूरिन कंसंट्रेशन करने की, जो मूत्र सांद्रण करने की प्रक्रिया भी, यानी इसमें से पानी निकालना और साल्ट निकालना, और अल्टीमेटली इस तरह से प्रोसेस करना कि यहाँ पर मिनिमम साल्ट का लॉस हो, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी साल्ट रिटेन कर ली जाए, रख ली जाए। इसके साथ साथ न्यूनतम पानी बाहर निकालना, शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे आवश्यकता से 1% भी पानी बाहर नहीं जाने देना, ये प्रक्रिया निर्धारित होती है। परंतु ये एक्सचेंज किसके बीच में हुआ? ये एक्सचेंज इंटरस्टिशियल टिश्यू और ये वासा रेक्टा की रक्त वाहिनियों के बीच में हुआ है। आप समझ गए होंगे ये किसके बीच में है। आप वापस से देखें बिंदु। प्रोसेस बाय विच सॉलिड एंड वाटर आर पैसिवली, ये वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिवली यानी निष्क्रिय रूप से, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ एक्टिवली नहीं होगा ट्रांस एक्सचेंज। एक्टिवली काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन होता है, आगे आ जाएगा। जो सांद्रता प्रवणता को बनाने की प्रक्रिया है इनर मेडुला में, उसमें ऊर्जा खर्च होती है, परंतु काउंटर करंट में एक्सचेंज जिसमें किस किस के बीच में होती है? वासा रेक्टा के ब्लड और मेडुला के अंतराकाशी द्रव या इंटरस्टिशियम ऑफ मेडुला एंड वासा रेक्टा के बीच में एक्सचेंज होता है। यहाँ पे नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल की बात नहीं हो रही है, ध्यान दें। यहाँ पर बात किसकी थी इस रीजन में? मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और दूसरी बात कहें तो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल की बात थी यहाँ पे, ठीक है। और जबकि इसके अंदर क्या था? ट्यूब्यूल की बात नहीं है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इसके अलावा वासा रेक्टा की बात हो रही है एक्सचेंज में, यानी काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज में रक्त वासा रेक्टा का और मेडुला का अंतराकाशी द्रव भाग लेते हैं, और यहाँ पर नेफ्रॉन ट्यूब्यूल और अंतराकाशी द्रव, आप समझ गए। जो पहले मटेरियल ट्यूब्यूल से अंतराकाशी द्रव में आ गए और फिर अंतराकाशी द्रव से एक्सचेंज के दौरान वासा रेक्टा के अंदर आ गए। ओके, ये स्टेप्स हैं। हालांकि यहाँ पे सारे बिंदु को मैंने अलग अलग दिखाए हैं, पर सारी प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, अलग अलग बिल्कुल नहीं होती हैं। अब मैं टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ। पहला बिंदु है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मैं संक्षिप्त में पहले डायग्राम से ही बताता हूँ, फिर आपको इन पॉइंट्स के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे 4 बिंदु बनाए हैं काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन के चरण। 4 चरण, 4 चरण में क्या है? पहला चरण किस में हो रहा है? आप समझ सकते हैं, असेंडिंग लिंक ऑफ हेनले लूप। हेनले लूप की आरोही भुजा में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन के अंदर मैंने बता रखा है कि असेंडिंग लिंक की जो आर्म है वो थिक होती है, अलग प्रकार की कॉलमनर सेल से बनी होती है,
और यह केवल और केवल साल्ट के एक्टिव एब्जॉर्प्शन से जुड़ी हुई हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन से जुड़ी हुई हैं, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl को भेजा जाता है। दूसरी बात, यहाँ से पानी का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता है। इसी रीजन में ये जो साल्ट सोडियम क्लोराइड निकल रहे हैं, ये किसके द्वारा निकलते हैं? एक सिम्पोर्टर प्रोटीन होती हैं। ये इसी लेवल तक आप इतना ही कहें कि पहले चरण में आरोही जो भुजा है उसके द्वारा साल्ट सोडियम और क्लोराइड को बाहर सक्रिय विधि द्वारा रेनल मेडुला के अंदर भेजा जाता है। ठीक है। अब इसका दूसरा जो, इससे फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पे साल्ट लगातार निकलता रहेगा तो यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो इसका परिणाम क्या होगा? अवरोही भुजा में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो सांद्रता है, मैं बड़ा बना रहा हूँ डायग्राम, ये 300 थी। 300 जैसे इसके अंदर आएगा, चूंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सांद्रता बढ़ गई है और आपको मालूम है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है। इसके कारण यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के सक्रिय प्रोटॉन पंप के कारण जो लगातार सोडियम क्लोराइड को मेडुला के अंदर डाल रहे हैं, उनके कारण यहाँ पर सांद्रता बढ़ती जाती है। तो क्या होगा देखिए आप, इस अवरोही भुजा में से लगातार पानी निकलता रहेगा। पानी निकलेगा तो क्या होगा? इसकी सांद्रता बढ़ेगी। तो देखो 300 से 400, 400 से 800 और 800 से 1000, 1000 से 1200। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सांद्रता इसके अंदर वाले अल्ट्राफिल्ट्रेट के समान होगी, यानी अल्ट्राफिल्ट्रेट की सांद्रता इंटरस्टिशियल जो मेडुला है के उत्तर के अंदर जो द्रव है उसके समान हो गई। तो ये किस कारण से हुआ? इन साल्ट की सांद्रता के लगातार निकलने के कारण। तो बाहर साल्ट ज्यादा हो गए तो यहाँ से परासरण बाहर की ओर होगा और यहाँ से पानी बाहर निकलकर रेनल मेडुला की ओर जाएगा। ठीक है। तो पहले चरण में ये प्रक्रिया हो गई और इस तरह से ये साल्ट निकला। अब बात ये आती है कि अब क्वेश्चन यह आएगा कि यहाँ से जो सांद्रता ज्यादा होगी, जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऊपर की ओर जाएगा तब क्या होगा? तब देखिए बाहर सांद्रता लगातार ग्रेडियंट है, ये कम होती जा रही है ना। यानी ऊपर जैसे जैसे जाएंगे बाहर का जो ये जो टिश्यू है इसकी सांद्रता कम हो रही है, परंतु फिर भी यह सांद्रता बढ़ाएगा। कैसे? जैसे जैसे ऊपर जाएगा, आपको पहले ही बता दूं कि अवरोही भुजा से तो पानी निकल सकता था, परंतु आरोही भुजा में से पानी बिल्कुल नहीं निकल सकता है, यानी ये जल के लिए अपारगम्य। अब भले ही सांद्रता यहाँ पर घट रही है, तो अंदर की सांद्रता ज्यादा थी तो बाहर पानी नहीं निकल सकता, परंतु अब क्या कर लिया, यहाँ पे नीचे जो पतले आम वाला जो क्षेत्र है वहां से सोडियम क्लोराइड निष्क्रिय विधि से, तो ऊपर की तरफ सक्रिय विधि से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलते जाएंगे। तो आप ध्यान दें, जो सांद्रित विलयनता, सांद्रित होने का मतलब क्या है कि कम पानी में ज्यादा साल्ट घुले हुए, 900, 600, तो उन, अब पानी तो निकल नहीं सकता। और आरोही भुजा के अंदर पानी तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकता, परंतु अब इसकी सांद्रता को कम कैसे किया जा रहा है? इसमें से लगातार सोडियम क्लोराइड निकालकर। और सोडियम क्लोराइड कैसे निकालते हैं? थिन भुजा से निष्क्रिय विधि द्वारा, जबकि हेनले लोग की जो आरोही की थिक भुजा है उसमें सक्रिय पंप द्वारा निकालकर इसकी सांद्रता को फिर से कम किया जाता है। तो आप यहाँ से एक बात गहराई से समझ गए होंगे, पहले पानी निकाला, कहाँ से? अवरोही भुजा में पहले पानी निकाला शरीर की आवश्यकता अनुसार, फिर इसको उल्लू बना दिया। किसको? अल्ट्राफिल्ट्रेट को। अब इसकी सांद्रता बढ़ी, अल्ट्राफिल्ट्रेट ने सोचा कि बाहर से पानी वापस अंदर आ जाएगा, परंतु हमने दीवार को वाटरप्रूफ कर दिया है। अब सांद्रता को घटाने के लिए पानी नहीं घटा रहे, सॉलिड को ही कम किया जा रहा है, साल्ट को कम किया जा रहा है। तो शरीर के लिए पहले पानी ले लिया और फिर साल्ट ले लिया, और
साल्ट ले लिया, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म न केवल पानी की बचत करती है बल्कि पानी के अंदर घुले हुए साल्ट की भी बचत करती है। जितना हेनली लूप लंबा होगा उतना ही अधिक पानी निकलेगा, उतना ही अधिक सोडियम क्लोराइड सक्रिय पंप द्वारा बाहर निकलेंगे। तो कहने का आप समझ गए, दिस इज not only for salt retaining but also for water conservation. This is especially very much helpful for the desert animal, क्योंकि वहां पर डिहाइड्रेशन में पानी की भी कमी हो सकती है और साल्ट कम हो गया तो भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। दोनों ही स्थिति ये हेनले के लूप द्वारा संपन्न होती है। यहाँ तक बात थी कहाँ की, हेनले के लूप और वासा रेक्टा से जुड़ी हुई, क्योंकि जो साल्ट बाहर निकला है वह एक्सचेंज किसके द्वारा किया जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, वासा की रेक्टा की इस आर्म द्वारा। और ये आर्म वास्तव में मैंने यहाँ पे अलग बनाई है, परंतु यहाँ पर वैसे इसकी पैरेलल इस तरह से होती है, बहुत ही क्लोज। तो आप समझ गए ये फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इसके बिंदु के बारे में बताता हूँ, जिसमें मैं बात करूंगा किसकी, संग्राहक नली की। यहाँ से कम सांद्रता वाला मटेरियल बाहर जाएगा। अभी तो आगे बात और है, देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका में आपको मालूम है प्रिंसिपल सेल्स पाई जाती है। हिस्टोलॉजी का मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा है डायग्रामेटिक। प्रिंसिपल सेल क्या करती है, एडीएच हार्मोन। देखिए एडीएच हार्मोन तभी निकलता है जब शरीर में पानी की कमी होती है, और जितनी ज्यादा मात्रा में निकलेगा उतना ही दूरस्थ कुंडलित नलिका में और संग्राहक नलिका में प्रिंसिपल कोशिका द्वारा जल की मात्रा को ध्यान से आवश्यकता अनुसार ग्रहण किया जाता है। यानी ये वो स्थल है जहां फर्दर कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। और दूसरी बात एक और है, इस रीजन में वासा रेक्टा का सपोर्ट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। वासा रेक्टा सपोर्ट केवल और केवल हेनले लूप को करती है। और ये जो संग्राहक नलिका है वह कहाँ पाई जाती है, जो रेनल पिरामिड्स के बीच में जो कहते हैं ना रेनल बर्टिनी की कॉलम्स, उनके अंदर ये व्यवस्थित होती है। तो वहां पर वासा रेक्टा के जाल नहीं होते हैं। तो फिर ये अपने चारों ओर सांद्रता को कैसे बढ़ाती हैं, तो इसका भी आंसर है। देखिए यूरिया इज रिसाइक्लिंग, देख सकते हैं आप, मैंने डायग्राम में कलेक्टिंग ट्यूब से जो काउंटर करंट मैकेनिज्म का ही एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ से कुछ यूरिया निकलता है किसमें, इनर मेडुला में, और ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इस कंसंट्रेशन के फलस्वरूप कुछ मात्रा में जल अवशोषित हो जाएगा और इसमें एडीएच का भी सपोर्ट मिलेगा प्रिंसिपल सेल के द्वारा, क्योंकि एडीएच के प्रभाव में यहाँ पे एक विशेष प्रोटीन होती है, आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, एक्वापोरिन। वह एक्वापोरिन दूरस्थ और संग्राहक नलिका में तेजी से जल के अवशोषण को करती हैं, अवशोषित करती हैं। यदि एडीएच का हार्मोन नहीं है तो एक्वापोरिन काम कम करेगी, तो सामान्य रूप से थोड़ा बहुत ही जल अवशोषित हो पाता है। और ये यूरिया वापस अवशोषित हो गया है, इसको पुनः रिसाइकल किया जाता है। यानी हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो यूरिन बन रही थी फाइनली, जो यहाँ पे फाइनली यूरिन बन रही है उसमें से यूरिया निकला था, उस यूरिया को पुनः हेनले लूप की आर्म्स में वापस से डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जितना यूरिया लेते हैं उतना यूरिया अधिकांश रूप में वापस अल्ट्रा फिल्ट्रेट में डाल देते हैं। तो ये रिसाइकलिंग का फायदा क्या हुआ, इस तरफ जल का अवशोषण हो गया और वापस इसको हेनले रूप में डाल दिया। तो हमने यूरिया को तो फाइनली वापस से अंदर डाल दिया, परंतु जल तो इस दौरान अवशोषित कर लिया। तो ये फर्दर आप समझ गए कि बारंबार साल्ट को पहले निकाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर उसके सहारे हमने पानी को भी बाहर निकाल दिया, हार्मोन के प्रभाव में एक्वापोरिन के द्वारा यहाँ दूरस्थ कुंडलित नलिका में और संग्राहक नलिका में और अधिक पानी निकाल दिया। तो आप समझ गए हमारे नेफ्रॉन के अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के हेनले लूप में किस प्रकार की विशिष्ट
व्यवस्था है जिसके द्वारा जल को अधिक से अधिक, उसके साथ साथ साल्ट को भी अधिक से अधिक अवशोषित कर हमारे यूरिन में पानी और साल्ट के वेस्टेज को कम किया जाता है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ। मैंने ये सारे बिंदु बता दिए हैं, इसमें आप नॉलेज के लिए देख सकते हैं। जो प्रोटीन पंप मैंने बताया है, बीएससी लेवल में आपको वर्णन करना जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे पॉइंट के बारे में लिखा है। सोडियम पोटेशियम 2Cl प्रोटीन पंप है, जो एक साथ 4 सिम्पोर्ट करता है। ये सिम्पोर्टर है, सिम्पोर्टर यानी इन चारों मॉलिक्यूल को एक साथ अंदर एंटर करवाता है, और इस पंप की सहायता से जो ऑस्मोलरिटी है, आपको मैंने बताया था 300 टू 1200 4 गुना मल्टीप्लीकेशन होता है, वह इसी प्रोटीन के द्वारा, पंप के द्वारा प्रवणता बनाए रखने में मदद ली जाती है। दूसरा, हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा ले जाया गया NaCl वासा रेक्टा की अवरोही भुजा के साथ एक्सचेंज किया जाता है। आप इसको देखें, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब समीपस्थ, ये दूरस्थ, और ये कौन सा है, हेनले लूप। तो जो NaCl यहाँ से बाहर निकला है, आरोही, मैंने यही बिंदु लिखा है, आरोही भुजा से इन प्रोटॉन पंप द्वारा जो बाहर निकल रहा है सोडियम क्लोराइड, उसको कौन अवशोषित कर रहा है, रक्त। रक्त कौन सा, वासा रेक्टा की अवरोही भुजा। ध्यान दें, यहाँ पानी किस में चल रहा है, अल्ट्राफिल्ट्रेट ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ब्लड किस दिशा में, नीचे। दिस इज नोन एज काउंटर करंट। आप समझ गए होंगे काउंटर करंट क्या है। और जब ये इस तरफ से वापस ऊपर जाता है, तो चूंकि इन साल्ट के कारण चारों ओर, देखिए साल्ट यहाँ पे अवशोषित भले हो रहा है, परंतु एक बार तो इस टिश्यू के अंदर चारों ओर घुलेगा, और इसके घुलने के कारण परासरणी दाब तो बनेगा, और परासरणी दाब बनने के कारण चारों ओर से पानी बाहर निकलेगा। इस पानी को ये वापस से अवशोषित करता है। क्यों? क्योंकि जो साल्ट बाहर निकला है, इस साल्ट के कारण एक तरफ से ये पानी बाहर निकलेगा, किसमें से, अवरोही भुजा में से, और ये साल्ट फाइनली किसके अंदर चला जाएगा, आप देख सकते हैं वासा रेक्टा की वाहिनी में। अब इसका सांद्रिक बढ़ गया है, ठीक है, परंतु जैसे जैसे ऊपर आएगा, इसको वापस समझाता हूँ। पहले देखिए एक्सचेंज, ये इस टॉपिक में काउंटर करंट एक्सचेंज की बात हो रही है। यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से किस प्रकार से एक्सचेंज होता है, परंतु इसके साथ साथ काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन के भी कुछ पॉइंट साथ में आ रहे हैं। आरोही भुजा जहां से अल्ट्राफिल्ट्रेट में ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है। ये सोडियम क्लोराइड वासा रेक्टा की अवरोही भुजा में अवशोषित होगा। तो चूंकि साल्ट अंदर गया है, तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके बता रहा हूं आपको। आप इसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे रक्त यहाँ से साल्ट अवशोषित करेगा, इसकी मोलरिटी, ऑस्मोमोलरिटी 300 400 मिली ऑस्मोलरिटी, ये अल्टीमेटली इनर मेडुला के बराबर होगी। ये यहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है ब्लड में। तो एक तरफ से ये यहाँ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चारों ओर जो सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहे थे, उसको अवशोषित कर रहा है, परंतु इस सांद्रता जैसे जैसे ये इनर मेडुला से ब्लड वापस कॉर्टेक्स की ओर आएगा, ऊपर, मालूम है ना आपको, ये जो क्षेत्र है नीचे इनर मेडुला आउटर मेडुला, जैसे जैसे ऊपर आएगा चारों ओर, आपको मालूम है कि ऊपर की तरफ सांद्रता कम हो रही है। अब इस ब्लड के अंदर सांद्रता को कम करने के लिए क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो पानी निकला है, कौन से, अवरोही भुजा से, वह क्यों निकला है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये जो सोडियम क्लोराइड चारों ओर इकट्ठा हो रहा है, उसके कारण वही पर इसमें से पानी बाहर निकलेगा, और उस पानी को अवशोषित अल्टीमेटली जो साल्ट रक्त कोशिका में गया है, उसके द्वारा पुनः अवशोषित हो जाएगा। तो उसका परिणाम क्या होगा, जो साल्ट पहले अवशोषित हो गया था, अब इसमें जल अवशोषित हो जाएगा, तो सामान्य ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ तो एक्सचेंज सोडियम क्लोराइड भी हो रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ, दूसरी तरफ जल भी हो रहा है। तो इससे फायदा क्या हुआ, रक्त जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से पानी और साल्ट दोनों को ले जा रहा है।
शरीर के लिए आवश्यक जितने साल्ट और पानी है उसको ले जा रहा है, वेस्ट इज नथिंग। यहाँ पे इस बिंदु में यूरिया की थोड़ी मात्रा का मैंने वर्णन बता दिया था। अब मैं बिंदु लेता हूँ काउंटर करंट एक्सचेंज। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, प्रोसेस जिसके द्वारा वासा रेक्टा के रक्त और मेडुला के अंतराकाशी द्रव के बीच विलय और पानी का वेरी इंपॉर्टेंट निष्क्रिय रूप से आदान प्रदान किया जाता है। दिस इज नॉन एज काउंटर करंट एक्सचेंज, प्रतिधारा विनिमय। और ये भी बता दूं, वासा रेक्टा जो कि पैरेलल टू हेनले लूप होती हैं परंतु काउंटर करंट पोजीशन में होती है। काउंटर करंट अच्छी तरह से मालूम है आपको, यह मदद करती हैं, क्या मदद करती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ग्रेडियंट को मेंटेन करना मेडुला के अंदर। तो वासा रेक्टा की जो पोजीशन है पूरी तरह से परासनी प्रवणता को मदद करती है। इसके अलावा ये काउंटर करंट एक्सचेंज जो हो रहा है किसके बीच में, ध्यान दे, यहाँ पे ट्यूब्यूल की बात नहीं हो रही, वासा रेक्टा और मेडुला के बीच जो हो रही है व्यवस्था, वह न केवल रक्त से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट किसको प्रोवाइड करती है, मेडुला की कोशिकाओं को। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात बता दी देते हम कि निश्चित तौर पे इस डायग्राम से आप समझेंगे, यहाँ से साल्ट भी लिए जा रहे हैं और पानी भी लिया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत अंतर यहाँ जो रक्त प्रवेश कर रहा है उसकी तुलना में यहाँ पर, क्योंकि साल्ट और पानी थोड़े थोड़े दोनों होते हैं, तो तुलनात्मक रूप से यहाँ पर थोड़ी सी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है। परासरणीय दाब यहाँ पे जो रक्त, जो आने वाले रक्त की तुलना में ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो संक्षिप्त में वापस कह देता हूँ कि जितनी भी काउंटर करंट मैकेनिज्म की जो प्रक्रिया है, ये सारी की सारी किस पे टिकी है, वासा रेक्टा और हेनले लूप की विशिष्ट प्रकार की आर्किटेक्चरल प्लानिंग, जिसमें वह एक दूसरे के ऊपर बहुत पास में है परंतु उनके अंदर प्रवाह, इसका प्रवाह और इसके प्रवाह की बिल्कुल विपरीत दिशा है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं ये सभी इस तरह से काम करते हैं कि अधिकतम साल्ट को बाहर निकाला जा सकता है, अधिकतम पानी को निकाला जा सकता है और मूत्र को अधिकतम सांद्रित किया जा सकता है। तो अगर आप एक लाइन में कहें कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का मूल आधार क्या है या मूल रीजन क्या है, तो आप एक ही लाइन में यही कहेंगे, वासा रेक्टा और हेनले लूप की विशिष्ट काउंटर करंट व्यवस्था जो मेडुला के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बनाए रखती है, यह व्यवस्था ही काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा मूत्र सांद्रण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। यदि फिर भी आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो कृपया मुझे मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कीजिए ताकि मैं इसका फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए एक और वीडियो बना सकता हूं। पर आप अपनी प्रॉब्लम पेश कीजिए और यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है, ईमानदारी मेहनत की लग रही है मेरे प्रयास में, तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक मित्रों को शेयर करें ताकि पढ़ने वाले मित्रों को फायदा हो सके और मेरी मेहनत भी सफल होए, सार्थक होए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।